टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आप लोगों की इतनी डिमांड के बाद कि सर सीबीएसई का टर्म 2 का जो इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर आया है उसके सॉल्यूशन वीडियो जो है आप बनाइए। तो आप लोगों की इतनी डिमांड के बाद आपका इंतज़ार जो है अब ख़त्म हो चुका है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सीबीएसई का जो ये टर्म 2 का सैम्पल पेपर है इसके सॉल्यूशन वीडियो के रिगार्डिंग। बट उससे पहले मेरे भाई, जितने भी बंदे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि ये सैम्पल पेपर हिंदी में कहाँ से आ गया है, कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, जिन्होंने मेरी आवाज़ जो है पहली बार सुनी है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसको जो है पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, अगर आपको ये इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर हिंदी में चाहिए तो वीडियो चैनल पर हैगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो ना मिले तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए सीबीएसई टर्म 2 इकोनॉमिक सैम्पल पेपर, तो वहाँ पे इन हिंदी सबसे पहली वीडियो मेरी आएगी। वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इसके जो है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आखिर आप कह रहे थे कि जिसमें बहुत टफ क्वेश्चन है, वो हमको क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको जो है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कराइए। तो आज हम जो है इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, स्किप कर करके देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। कहीं आप सोचो अरे ठीक है, अंतिम आती है, मध्यवर्ती भी पता है मुझे, बाएं ताएं क्या आते, न्यूमेरिकल देख लेता हूँ, हो गई काम, हो जाएगा। तो ऐसे देखो यार, कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ मज़ा नहीं आने वाला। अगर टाइम है तो ही देखिए, टाइम नहीं है बंद कर दीजिए, जब टाइम हो तो देख लेना आराम से। ठीक है, तो बकवास बहुत हो गई है, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहला मुद्दा ये है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि जी अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हमें बताना है। देखिए भाई, मैं आपको पहले भी बता दूं, इसमें अब जो पेपर आपका आया है वो 2 नंबर और 5 नंबर, 2 से 5 नंबर के बीच में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में 2 नंबर के रिगार्डिंग ही लिखना है। कहीं पता चला अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख दोगे तो इनफ है। तो क्या होती है अंतिम वस्तु और क्या होती है मध्यवर्ती वस्तु, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आप ये लिख सकते हो कि जो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अंतिम वस्तु की और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तु की, तो आप ये लिख सकते हैं कि भैया अंतिम वस्तु जो होती है इन्हें पुनः बिक्री के लिए जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इनको पुनः बिक्री के लिए, रीसेल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि इनको जो है पुनः बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि इनको कच्चे माल की तरह उपयोग जो है, इनका कच्चे माल की तरह उपयोग नहीं किया जाता है, इनका किया जाता है। तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि जीडीपी की गणना में इनको शामिल किया जाता है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट इनफ है, कोई से भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, अर्थ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे अर्थ नहीं लिखा है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो जो आपको पढ़ा होगा आपने कि भाई अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिन्होंने अपनी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। लिख सकते हो, अर्थ लिखना है लिख दीजिए, और मध्यवर्ती में भी लिख दीजिए। जो भी आपको 3 पॉइंट जो भी अच्छे लगते हैं, जो भी खूबसूरत लगते हैं आपको, वो आप जो है लिख सकते हैं, जो भी आपको याद है उस टाइम पे, जो भी आपके दिमाग में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं ये लिख दिया, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए अर्थ, और 3 यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, जो भी मन करे वो लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कहता है सकारात्मक बाह्यताएं और नकारात्मक बाह्यताएं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाह्यताएं जो हैं ये क्या होती है, एक्सटर्नलाइटीज़ किसको कहते हैं, तब तो हम सकारात्मक और नकारात्मक के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्यताओं के रिगार्डिंग, या एक्सटर्नलाइटीज़ जो हैं ये क्या होती हैं। तो देखिए, बाह्यताएं का मतलब होता है, मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब कोई भी बंदा कोई आर्थिक क्रिया करता है, ठीक है, जब कोई भी बंदा कोई आर्थिक क्रिया करता है तो उस आर्थिक क्रिया का किसी दूसरे व्यक्ति पर, कोई एक दूसरा व्यक्ति है, आर्थिक क्रिया कौन कर रहा है, आर्थिक क्रिया कर रहा है, ये मान लो ये ए व्यक्ति है और एक ये दूसरा व्यक्ति है बी, आर्थिक क्रिया ए कर रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है, तो ए के आर्थिक क्रिया के करने से इस दूसरे व्यक्ति पर इस आर्थिक क्रिया का अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है
और बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तो इसके लिए बी व्यक्ति ए व्यक्ति को कोई भी पैसे नहीं देगा, बिना पैसे के उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति को कोई दंड नहीं दे सकता, उसको उसके लिए पनिश नहीं कर सकता। तो बाह्यताएं का मतलब होता है किसी भी आर्थिक क्रिया का दूसरे पर अच्छे या बुरे प्रभाव से है जो बिना दंड के और बिना पैसे के की जाती है, उसको बाह्यताएं कहते हैं। अब उसने पूछा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलाइटिस क्या होती है। तो अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा होता है तो इसको कहते हैं धनात्मक बाह्यताएं, या धनात्मक को सकारात्मक भी कहते हैं, ये भी लिख सकते हो। और अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक बाह्यताएं भी आप इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा चलो जी, ये बात तो समझ में आ गई। ये लिख देंगे आप इसके अंदर, एक तो अर्थ लिख देंगे, दूसरा आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, दूसरा आप इसके अंदर लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण इसमें लिख देंगे वही बगीचे वाला जो मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि मान लीजिए दो बगीचे हैं, ठीक है, एक एक्स का बगीचा है, एक वाई का बगीचा है, दोनों के बगीचे एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, अब अगर एक्स मान लो एक माली को हायर करता है कि तू मेरे बगीचे में पानी डाल दियो, ठीक है, मेरे बगीचे में फ्लावर्स लगा दियो, एक्स ने हायर किया। अब हुआ क्या, जब एक्स, दोनों के बगीचे अटैच है, जब इसके बगीचे में पानी जा रहा है तो इससे इसके बगीचे में भी पानी आ रहा है। जब इसके बगीचे में फ्लावर्स लगे तो दूर से देखने पे वाई का बगीचा भी अच्छा दिखने लग गया, जबकि वाई इसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहा, क्रिया कर रहा है एक्स, और फ़ायदा किसको मिल रहा है, वाई को। तो वाई इसके लिए कुछ भी कंपनसेशन पे नहीं करेगा एक्स को। तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलाइटिस। और नेगेटिव में आप ये लिख सकते हैं कि भाई मान लीजिए एक उद्योग है, उद्योगों द्वारा छोड़ा गया धुआं या नदियों या उसमें फेंका गया कूड़ा करकट जो भी होता है, उससे हम किसी पर्टिकुलर उद्योग को, किसी पर्टिकुलर कंपनी को जो है पनिश नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते कि ये जो वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है या ये जो नदियाँ आजकल इतनी गंदी हो रही है, कूड़ा करकट जो भी फैला है वो आप फैला रहे हो, उसके लिए किसी को पनिश नहीं किया जा सकता। तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन जो है बड़े मार्क्स में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहता है कि एक अर्थव्यवस्था ले लीजिए, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था ले लीजिए, और उसमें जो है आय के संतुलन स्तर की गणना करें, जिसके लिए क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको स्वायत्त निवेश दे रखा है और एक आपको उपभोग फलन जो है वो दे रखा है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, इनकम निकालनी है इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे जो इनकम होती है, आपको बस क्या करना है, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये जो कंडीशन होती है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, ये c दे रखा है और ये दे रखा है आपको निवेश i दे रखा है आपको इतना। आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। c की वैल्यू क्या है, 100 प्लस 0.80y और प्लस i की वैल्यू कितनी है, 500। नंबर वाले के साथ नंबर वाला और y वाले के साथ y वाला। इसका गुणांक कितना है, 1 है। इसके पास कुछ नहीं है तो 1 लिखा है ना, इसको इधर ले आइए। y माइनस 0.80y इज इक्वल टू 500 और 100, ये कितना हो जाएगा, 600। अब जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है बेटा, इसका गुणांक 1 है। तो 1 में से 0.80 गए तो ये आ जाएगा 0.20y इज इक्वल टू 600। y की वैल्यू आपको जो है फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 अपॉन में 0.20, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 6 30। तो y इज इक्वल टू 5 6 30 और y इज इक्वल टू 3000। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर कि इक्विलिब्रियम पे, संतुलन के स्तर पे जो इनकम है
वो आपकी 3000 है। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, MPC दे रखा है 0.8 और डेल्टा आई दे रखा है 1000। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डेल्टा वाई आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर MPC 0.8 है तो आप सबसे पहले MPS निकाल लीजिए। MPS 0.2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि MPC और MPS दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 में से 0.8 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब K निकाल लेते हैं हम। K का फॉर्मूला होता है 1 में MPS। तो इसको जब आप कर लेंगे 1 में 0.2 तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। K की वैल्यू कितनी आ गई? K की वैल्यू आ गई आपके पास 5। K की वैल्यू 5 आ गई। ये MPS की वैल्यू है, ये डेल्टा आई की है। अब K का फॉर्मूला लगा दीजिए। K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ये K का फॉर्मूला होता है। ये 5 है, डेल्टा वाई मुझे को निकालना है और डेल्टा आई कितना है 1000। इसको यहाँ पे ले आइए, जो भाग में होता है वो भाग जाता है, भाग के गुणा में आ जाता है। और 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000 डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा आपका 5000 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये बेटा बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये है 2 नंबर आपको इतना से क्वेश्चन करने के मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, आप इन क्वेश्चन की कई ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो हम इस चैप्टर पे नहीं आए, मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, बट मेरी ओल्ड वीडियो है, आई होप आप देखते होंगे। तो आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत इजी होते हैं। आप बहुत ही ईजिली आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है लोग जो है वो अधिक बचत करने लगते हैं। कह रहा है इस कथन की पुष्टि कीजिए, क्या ये कथन सही है, क्या ये कथन गलत है। तो आपको ये लिखना है कि भाई ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल ही सही है। क्योंकि होता क्या है, जब लोगों की जो आय होती है, जब लोगों की आय जब कम होती है तो लोग क्या करते हैं, तो लोग जो है उपभोग, अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन जो है वो उपभोग पर जो है वो खर्च कर देते हैं। लार्ज पोर्शन जो है वो किस पे खर्च कर देते हैं, लार्ज पोर्शन जो है वो उपभोग पे खर्च करते हैं। कब? जब इनकम कम होती है। लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उपभोग पे क्या करने लगता है, वो उपभोग पे जो है कम खर्चा करने लगता है। क्यों? और बचत को जो है वो बढ़ाने लगता है। क्योंकि हमारी जो आय होती है या तो उसका उपभोग हो जाता है या हम उसकी क्या करते हैं, या हम उसकी बचत करते हैं। 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो उपभोग या बचत। तो भाई अगर पहले जब इनकम कम होती है तो उपभोग ज़्यादा होता है, बचत कम होती है। बट अकॉर्डिंग टू किन्स का एक उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन उसको कहते हैं। किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, जो कि ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उपभोग बढ़ता तो है, परंतु उस दर से नहीं बढ़ता जिस दर से इनकम बढ़ रही है। इनकम बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ती है, कंजम्पशन कम बढ़ता है, क्योंकि लोग बचत करना जो है वो शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पे आपको जो है लिख कर आना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये आपको ज़रूर लिखना है। इसके बारे में लिखेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, एक भी नंबर आपका जो है कटेगा नहीं। और टीचर को लगेगा कि बच्चे को बहुत ही अच्छी नॉलेज है, क्योंकि बच्चे इसको लिखते ही नहीं है। बुक में शायद ही टीआर जैन में ये वर्ड कहीं यूज़ किया गया है। ये वर्ड पूरे चैप्टर में टीआर जैन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है किसी देश की अगर हेल्थ की स्थिति को अगर मेज़र करना है तो दो पैरामीटर बताइए और उन पे चर्चा कीजिए। तो कोई भी 2 पैरामीटर आप लिख सकते हैं। पहला आप लिख दीजिए इसके अंदर लिख दीजिए IMR, शिशु मृत्यु दर लिख दीजिए कि जी शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या बताती है, उन सारे बच्चों की संख्या जो कि 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, अगर ये कम है
तो भैया मतलब उस कंट्री का हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है। और अगर ये बहुत ज़्यादा है, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी थी 218 पर 1000, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, मतलब हमने अपना हेल्थ स्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो IMR लिख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट जो है लिटरेसी रेट जो है ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो चीज़ें लिख सकते हैं जो आपका जो है मन करे, जो भी आपका मन करे वो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में कहता है इसके और वाले में, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात की तुलना और विश्लेषण कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रोजगार और बेरोजगारी वाले चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और कंपलसरी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर ये आएगा ही आएगा। फीमेल्स के ऊपर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको वर्किंग पॉपुलेशन रेशो दे रखी है कि रूरल एरिया के अंदर कितने मैन काम करते हैं, कितने वुमेन काम करते हैं, और अर्बन के अंदर कितने मैन काम करते हैं, कितने वुमेन काम करते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे टोटल दे रखा है, टोटल रूरल का दे रखा है, टोटल अर्बन का दे रखा है, एंड ये आपको पूरा बता रखा है। तो बेसिकली हमें ये बताना है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर हमें इस टेबल को एनालाइज करना है। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई टेबुलर फॉर्म में जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस टेबुलर फॉर्म में जब भी कोई आपसे पूछा जाएगा और बोलेगा जी इससे ये चीज़ बताइए और एनालाइज कीजिए, तो बेटा उस टेबल के अंदर जो डेटा आपको दे रखा होगा हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा जो भी आप लिखेंगे। अगर आप इस डेटा को यूज़ नहीं करते हैं, अपनी ही रामायण कथा अगर आप जो है लिखते रहते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इन डेटा को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब जो है जी इन डेटा को जो है कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको ये लिखना है कि भैया बेसिकली क्या निकालना है हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला कार्यरत जनसंख्या के, गांव के कंपैरिजन में शहरों में कितनी जो है पॉपुलेशन है और गांव में कितनी है। देखिए महिला कार्यरत, तो आप देखेंगे ओवरऑल जो टोटल परसेंट है, टोटल पॉपुलेशन का 34.7% ओवरऑल है, जिसमें से केवल 16.5% जो है फीमेल्स हैं, बाकी जो है वो मेंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है इसके अंदर कि वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वर्कर पॉपुलेशन के अंदर, वो केवल 16.5% है। और अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की, दूसरे पॉइंट के अंदर आपको लिखना है, तो भाई हम देखेंगे कि रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो महिलाओं का जो अनुपात है वो कहीं ज़्यादा है, जबकि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो महिलाओं का जो अनुपात है वो कम है। आपको इसका रीज़न भी लिखना है बेटा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार ये उठ के कि आखिर क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का जो अनुपात है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये लिखना है कि भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों के अंदर महिलाओं का जो वर्किंग को जो रेशो है वो कम क्यों है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के अंदर जो फीमेल्स होती हैं अगर उनको जॉब करनी है तो उनका जो जॉब का डिसीज़न होता है वो बेटा उनके ऊपर ना डिपेंड करके उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो अगर किसी फीमेल को जॉब करनी है अर्बन एरिया के अंदर तो वो डिसाइड नहीं करेगी कि जॉब करनी है नहीं करनी है, उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, सबसे पहली बात तो। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो फीमेल्स होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो अपने फैमिली सिचुएशन और गरीबी को देखते हुए उनको मजबूरन काम करना पड़ता है, हालात उनसे जो है काम करवाते हैं, क्योंकि गरीबी जो है इतनी ज़्यादा है होती है। ठीक है, परिवार को पालने के लिए मैन तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए वो फीमेल्स जो हैं खुद ही काम पे जो हैं
लग जाती है उनके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली से पूछना पड़ेगा, पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो बाहर जाएंगी वरना नहीं जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। तो इसी वजह से रूरल एरिया के अंदर जो ग्रामीण का जो रेशियो है वो कहीं ज़्यादा है वुमेन का एज़ कंपैरिजन टू अर्बन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो आधारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारिक संरचना में निवेश किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। ये पूरा आपका बुक का क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व जो है यहाँ पे हमको लिखने हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व जो है हमको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे हमको जो है कुछ भी नहीं लिखना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या करता है वो आप लिख देंगे कि इससे जो है जी उत्पादकता में जो है वृद्धि होती है, ये लिख दीजिए। आधारिक संरचना से उत्पादकता में जो है वृद्धि होती है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे जो है रोजगार के अंदर जो है रोजगार का सृजन होता है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इससे जो है आय का सृजन होता है, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और जब आय का सृजन होगा तो इससे जो है लोगों की जीवन की गुणवत्ता के अंदर जो है सुधार होगा, ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। 4 पॉइंट लिख दीजिए, छोटे छोटे, 4 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। या तो एडिंग लिख के एक समाप्त कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बेटा इस बार एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है 2 नंबर के क्वेश्चन में। कहीं आप 2 नंबर में पूरा पेज भर के आ रहे हो, इतना कुछ नहीं करना है। 2 नंबर में 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। पता चला आप 4 पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंटों के अंदर एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी और 2 पन्ने भर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, अदर क्वेश्चन जो है वो छूट जाएंगे। तो 2 नंबर में 2 नंबर के अकॉर्डिंगली ही लिखना। कहीं बोला आप अजी 12 आए थे, हम तो जी 8 ही कर पाए, 4 तो छूट ही गए, टाइम ही नहीं मिला, हम तो न्यूमेरिकल को अटेंड ही नहीं कर पाए, हम तो ऊपर ही रह गए, 8 ही क्वेश्चन करे थे बस। तो ऐसा मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हमें बताना है कि किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा और किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक निवेशक द्वारा एक्स लिमिटेड के शेयरों की खरीद। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, जो भी ये शेयर्स होते हैं, ये जो डिबेंचर होते हैं, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो होते हैं बेटा, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सावधानियां भी बताई थी, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि की। आई होप आपने जो है वो देखी होगी। तो ये जो खर्चा हो रहा है ये केवल पेपर वो है, ठीक है। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर कोई वस्तु और सेवा के उत्पादन में या प्रवाह में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल एक पेपर क्लेम है और कुछ भी नहीं। पेपर होते हैं ये शेयर डिबेंचर बॉन्ड, कोई वस्तु थोड़ी है, कोई बंदा कोई बंदी थोड़ी है कि मैंने शेयर खरीदे वस्तु हाथ में मेरे पास कोई वस्तु आएगी, नहीं, पेपर वर्क है, ये ऐड नहीं होगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, फ्रांसीसी दूतावास द्वारा नई दिल्ली के हाउसकीपिंग विभाग के स्थानीय कर्मचारी को वेतन का भुगतान। अब मान लीजिए दिल्ली के अंदर फ्रांस का अगर दूतावास है, उसके अंदर हाउस कीपिंग का विभाग है, अगर उसमें अगर किसी कर्मचारी को वेतन मिल रहा है, ये शामिल किया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को भारत सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा, ये जो है शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है बेटा हस्तांतरण भुगतान है, हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किया जाता है। ये भी आय विधि की सावधानी है, ये भी आय विधि की सावधानी है, दोनों ही आय विधि की सावधानियां हैं। तो ये आप जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कहता है एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाइए अगर वास्तविक जीडीपी इतनी और मूल्य सूचकांक कितना है। तो ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, आपका काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में कीमत सूचकांक, अपॉन में कीमत सूचकांक इनटू में 100। ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको रियल निकालनी है, रियल का मतलब होता है वास्तविक,
रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब होता है मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, तो आपको कौन सी निकालनी है? आपको निकालनी है मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, मौद्रिक निकालनी है। तो अगर मौद्रिक निकालनी है तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। ये तो है रियल को फाइंड आउट करने के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये रियल को फाइंड आउट करने के लिए है। अगर मौद्रिक आपको निकालनी है तो ये जो कीमत सूचकांक है ये इधर आ जाएगा, डिवाइड में जो चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक को प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और ये जो 100 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। तो अगर नॉमिनल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना दे रखा है आपको? 500। प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है? 125। और वो कितना दे रखा है? 100 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 125 पंजे 625 होता है। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आ जाएगा? नॉमिनल जीडीपी जो है ये आ जाएगा आपका 625। तो बेटा आपको इसके अंदर रियल जीडीपी भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, नॉमिनल जीडीपी भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, और इनफैक्ट कीमत सूचकांक जो है ये भी आपको फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अगर बेटा आपको कीमत सूचकांक फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जो है जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से भी जानते हैं। ये जीडीपी डिफ्लेटर है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है अगर कीमत सूचकांक बोले। कीमत सूचकांक का दूसरा नाम जीडीपी डिफ्लेटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीडीपी अपस्वायक कहते हैं इसको हिंदी में, डिफ्लेटर को क्या कहते हैं? अपस्वायक। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे नाम होते हैं ना 2-2 3-3 घर में, बाबू छोना मोना कल्लू मल्लू, ऐसे इनके भी नाम हैं, तो ये ध्यान रखने हैं। अच्छा जी, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये फिर बेटा आपका तालिका दे रखी है यहाँ पे आपको। ठीक है, और तालिका के अंदर डेटा दे रखा है और बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और भारत और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था की तुलना करें। यहाँ पे आपको देखेंगे कई सारे देश दे रखे हैं, इंडिया, चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, पाकिस्तान और सिंगापुर। हमें इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का हमको जो है कंपैरिजन करना है। ठीक है, किस चीज़ का कंपैरिजन करना है? ये तो कंट्री का नाम दे रखा है। यहाँ पे ये जो परसेंटेज दे रखी है, ये क्या परसेंटेज दे रखी है कि कौन सी कंट्री अपने जीडीपी का कितना परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश करती है, आधारिक संरचना पे कितना खर्चा करती है अपनी जीडीपी का, वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे चाइना अपनी जीडीपी का 44 मतलब 100 रुपये में से 44 रुपये आधारिक संरचना पे ही निवेश किए जाते हैं चाइना के अंदर। हांगकांग में 22 रुपये, इसमें 30 रुपये, इसमें 31 रुपये, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर 100 रुपये से लेके चलें तो। ये परसेंटेज दे रखी है आपको कि 100% में से 44% चाइना में, भारत में 30, इसमें 28, ये दे रखी है परसेंटेज। और यहाँ पे दे रखे हैं मोबाइल सब्सक्राइबर्स कितने हैं, मतलब चाइना में कितने हैं, एंड हांगकांग में कितने, इंडिया में कितने हैं, और एनर्जी जो है किस कंट्री के अंदर कितनी जो है कंज्यूम होती है, चाइना में कितनी होती है, भारत में कितनी होती है, सिंगापुर में कितनी होती है, ये यहाँ पे आपको जो है दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स एंड सैनिटेशन सर्विसेज की परसेंटेज दे रखी है। अब मुझे इस तालिका को करके क्या करना है? जीडीपी प्रतिशत के रूप में आधारिक संरचना में निवेश के आधार पर इसकी तुलना करनी है भारत और सिंगापुर की। तो ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, सबसे पहले तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का क्वेश्चन है ये 3 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको जो है इसका मीनिंग लिख देना है। आपको लिखना है कि भैया इसका मतलब क्या होता है? जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आधारिक संरचना के निवेश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक देश, एक कंट्री अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है आधारिक संरचना में
निवेश करती है, उस चीज़ को जो है हम ये कहते हैं, ताकि उस देश के अंदर जो है आधारिक संरचना की फैसिलिटी जो है वो डेवलप हो सके, उसको जो है ये कहते हैं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आधारिक संरचना में निवेश। पहले तो इसका थोड़ा अर्थ इसके बारे में डिफाइन करेंगे कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, पहले क्या कर दिया, पहले डिफाइन कर दिया। क्या बोला मैंने कि इसका अर्थ यह है कि कोई भी देश अपनी जीडीपी का कितना पोर्शन आधारिक संरचना पर निवेश करता है, ताकि उस देश के अंदर जो है आधारिक संरचना की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो सके, ये इसका अर्थ है। पहले मैं अर्थ लिख दिया। अब मैंने दूसरा क्या बताया, जब भी ऐसा कोई डेटा वाला क्वेश्चन होगा आपको इस डेटा को बेटा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन में इस डेटा का यूज़ नहीं करते हैं तो बेटा 0 मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटीड है। ये डेटा आपको इसलिए दे रखा है, इस डेटा का एनालाइज करना है, आपको इस डेटा की तुलना करनी है, तो इसमें आपको इसका यूज़ करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसने बोला भारत और सिंगापुर, तो आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, आपको दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि बेटा केवल इसी को एक्सप्लेन करना है, ये सब कोई ऐसे कोई खास वो नहीं दे रखे हैं। ठीक है, हमें इसका कंपैरिजन करना है इस वाले कॉलम का। ठीक है, तो भारत अपनी जीडीपी का जो है वो 30% जो है आप लिखेंगे इन द गिवन डेटा। दिए गए आंकड़ों के आधार पर इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 30% जो है वो आधारिक संरचना में निवेश करता है, जबकि सिंगापुर जो है अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 28% जो है वो जो है निवेश करता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में आप ये लिखेंगे क्योंकि भारत जो है वो अभी ये कह सकते हो एक डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील देश है, ग्रो कर रहा है। तो भाई अगर हम इसका दूसरे देश के साथ कंपैरिजन करें, लाइक चाइना ही कोई ले लो, चाइना कर रहा है 44%। तो क्योंकि अभी भारत जो है वो बहुत ही फास्ट जो है वो ग्रो कर रहा है, तो उसको जो है ये जो पोर्शन है 30 ये कम है, इसको जो है और बढ़ाना पड़ेगा। जीडीपी का अभी 30% खर्च कर रहा है, तो और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो उसको इस परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा। 30 से 40, 40 से 45, 45 से 50 बढ़ाए, ताकि देश के अंदर इसके दो तरीके के प्रकार होते हैं बेटा, एक होता है आर्थिक, एक होता है सामाजिक, ताकि देश के अंदर इकोनॉमिकल और सोशल दोनों तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर लिखना है। 3 के अंदर 3 पॉइंट लिख देंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर तो हो जाएगा। बेटा डेटा का यूज़ करना है, बार बार कह रहा हूँ, अगर डेटा का यूज़ नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप 2 पन्ने छाप दो या 3 पन्ने छाप दो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बच्चा है जिसने 2 पेज छाप दिए लेकिन डेटा का यूज़ नहीं करा, तो अगर आप ये सोच रहे हो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे और आपने सिर्फ 3 ही लाइनें लिखी है लेकिन ऐसी लिखी है कि उसके 2 पन्ने के बराबर है, उन्होंने डेटा का यूज़ किया है, तो बेटा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे और कह रहा है जी इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें 8वें और 9वें क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ के ऊपर है, ये चीन और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप कॉरिडोर के ऊपर ये एक पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, किसने किससे कितना ऋण लिया, कितना ऋण दिया, किसने किसको दिया, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछे गए हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड। एक है क्वेश्चन नंबर 8 और एक है क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो पाकिस्तान और चाइना का जो कॉरिडोर हुआ है, इनके 2 फ़ायदे बताने हैं और उस पे जो है चर्चा करनी है। ठीक है, इनके फ़ायदे बताने हैं और इससे जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जो है क्या नुकसान पहुंच रहा है या किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये हमें जो है बताना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आप इसके अंदर ये लिखेंगे, ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसको जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा चाहे या हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुई हुई है। आप जब उसको पढ़ेंगे
तो उसको पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली और टेक्निकली दोनों तरीके से क्या करता है, दोनों तरीके से जो है हेल्प करता है, ताकि पाकिस्तान जो है रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट ये सब जो है बिल्ड कर सके, बना सके इस चीज़ के लिए। तो ये आप लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, तो ये जो पाकिस्तान चाइना का कॉरिडोर फ्रेंडशिप है, इससे जो है पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है, पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो चुकी है, वो जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ये आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे इसके अंदर ये आप लिखेंगे इसके अंदर दूसरा पॉइंट। हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, बेटा आप इस क्वेश्चन को देख के ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ऐसा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। गारंटीड है इस बार ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे बेटा, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें ये बताना है कि ये जो चीन और पाकिस्तान का आर्थिक कॉरिडोर हुआ है, इसके 2 फायदे बताने हैं, उन पर चर्चा करनी है कि क्या इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है या फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इससे फ़ायदा पहुंच रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान को, पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि पाकिस्तान को जो है वित्तीय व तकनीकी दोनों तरीके से जो है चाइना से हेल्प मिल रही है, ताकि वो जो है अपना आधारिक संरचना, रोड एम्प्लॉयमेंट वगैरह बिल्ड कर सके, जनरेट कर सके। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसके अंदर जो है इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली है बेटा। ये आप इसके अंदर लिखेंगे, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, ये इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे पूछा गया है कि चीनियों की अर्थव्यवस्था की तुलना में पाकिस्तान का द्वितीय ऋण जाल स्थिति के निहितार्थ की विश्लेषण कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऊपर जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ऊपर जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है लोन के रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है, ऋण के रिगार्डिंग बात चल रही है, ऋण जाल डेप्ट ट्रैप के रिगार्डिंग जो है वो बात चल रही है कि भाई क्या कहते हैं, चाइना किन किन देशों को ऋण देता है और किन किन देशों को ऋण देता है। और चाइना जो है आजकल अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, किस चीज़ के लिए, डेप्ट ट्रैप के लिए। ठीक है, डेप्ट ट्रैप के लिए चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चाइना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली और टेक्निकली दोनों तरीके से हेल्प करता है पाकिस्तान के। और भी ऐसे कई सारे देश हैं जिनकी चाइना क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा, अब देखिए, दूसरा जो सिचुएशन है, जब हम किसी से बेटा लोन लेते हैं, जब हम किसी भी अगर अदर कंट्री से लोन लेते हैं तो उससे दिक्कत क्या होती है, उससे हम उस देश के ऊपर जो है डिपेंड हो जाते हैं। जैसे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऊपर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया था जिसमें ये लिखा था कि उनके ऊपर टोटल 44.35 बिलियन का जो है वो लोन है बेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जून 2013 उनके ऊपर इतना लोन है। ठीक है, और जिसका इस लोन का 9.3% केवल चाइना से ले रखा है। पाकिस्तान के ऊपर टोटल 44.35 बिलियन का लोन है, जिसमें से 10% मान लीजिए वो केवल बेटा चाइना से ही ले रखा है। सोचिए, इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं,
और भी ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें जो है अकॉर्डिंग टू 2021, अगर हम 2021 की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर 19.12 बिलियन का जो है लोन है, जिसमें से 27.4% जो है वो केवल चाइना से ही ले रखा है अकॉर्डिंग टू IMF। तो जब हम किसी भी कंट्री से लोन ले लेते हैं तो वो कंट्री फिर जो है हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फिर वो कंट्री क्या करती है, इंटरफेयर करती है आपकी इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक अच्छी सिचुएशन जो है वो नहीं है। आपको वो ऋण जाल में जो है फंसा लेती है, और जब हम उनके ऋण जाल में फंस जाते हैं तो फिर वो जो कंट्री है आपकी इकोनॉमी में हस्तक्षेप करने लगती है, फिर वो चाहती है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। ये जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है उस पैराग्राफ के अंदर। तो अब की बार ये पैराग्राफ जैसे टाइप क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी है, आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बेटा देखिए यहाँ पे लिखा है गैर मौद्रिक लेन देन या गैर मौद्रिक आदान प्रदान GDP का उपयोग को कैसे प्रभावित करते हैं। बेटा आप देखिए जो GDP की जो सीमाएं हैं, दो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आया हुआ है और एक ऊपर पहला क्वेश्चन था बाह्यताएं के ऊपर, दोनों GDP की सीमाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आर्थिक लेन देन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो कैसे GDP की सीमा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी लाइक वस्तु विनिमय प्रणाली के अकॉर्डिंगली जितने भी लेन देन होते हैं वो सब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो GDP की कैलकुलेशन में उनको शामिल ही नहीं किया जाता, क्योंकि GDP केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को GDP नहीं लेता। और घर में मम्मियाँ जो फीमेल्स होती है जितना भी काम करती हैं उनको भी आर्थिक क्रिया माना ही नहीं जाता, क्योंकि उनका बाजार मूल्य क्या है उनका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, जबकि वो अपनी सर्विस दे रही हैं, लेकिन GDP की कैलकुलेशन में वो आएगी नहीं, क्योंकि उनका मार्केट वैल्यू क्या है वो पता ही नहीं लगाया जा सकता। तो इस वजह से गैर मौद्रिक लेन देन को GDP की सीमा जो है वो माना जाता है। तो दो क्वेश्चन देख लीजिए GDP की सीमा के ऊपर इस बार पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है करेंगे। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमें यहाँ पे ये बताना है मुद्रास्फीति की खाई की समस्या। मुद्रास्फीति की खाई की समस्या का मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका न्यून मांग और अधिमांग की समस्या का चैप्टर है, ठीक है। अभी जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे दो तरीके के जाल पढ़ेंगे, एक होता है स्फीतिक अंतराल और एक होता है अविस्फीतिक, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। तो स्फीतिक अंतराल के अंदर क्या होता है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसको सही करने के हमें दो उपाय बताने हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, या अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी है तो इसके अंदर जो हमने वो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे CRR, SLR, रेपो रेट, वही यूज़ करना है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है अगर डिमांड इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है तो हमें डिमांड को कम करना है, तो क्या किन किन इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। पहला हम क्या कर सकते हैं, CRR को बढ़ा दीजिए। अगर बेटा CRR जो है, अगर CRR बढ़ गई तो अब कमर्शियल बैंकों को RBI को जो है ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। CRR क्या होती है, वो मिनिमम रेशो जो सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम अमाउंट RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो अगर CRR बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो इनके पास कम रह जाएंगे, इनके पास कम रह जाएंगे तो कम लोन जाएगा, और जब कम लोन जाएगा तो सिंपल सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। वही तो करना है, मुद्रास्फीति का मतलब है डिमांड ज़्यादा है, ये समझ सकते हो। दूसरा उनको क्या करना पड़ेगा, और कैसे कैसे हो सकता है, CRR को बढ़ा दे, SLR को बढ़ा दे, ठीक है, और जो है रेपो रेट को बढ़ा दे, या जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसको सेल कर दे। कैसे भी करते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट है। मैंने केंद्रीय बैंक किस तरीके से मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है वहाँ पे ये सारे बताए हुए हैं। कोई भी दो लिख सकते हो आप, जो आपका मन करे, कोई भी दो लिख सकते हैं। अच्छा, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, कह रहा भाई घरेलू आय निकाल। तो घरेलू आय का मतलब होता है NDP एट FC। बेटा हलवा क्वेश्चन है और इसमें आपको करने में दिक्कत आ रही है। NDP एट FC कैसे निकलता है बेटा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये दे रखा 2000 रुपये, प्रचालन अधिशेष
प्रचालन अधिशेष अभी निकाल लेते हैं। मिश्रित आय ये दे रखी बेटा 200, ये दे रखी है 200। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और दूसरा जो होता है प्रचालन अधिशेष के घटक देखिए। प्रचालन अधिशेष मुझे को यहाँ नहीं दे रखा, ठीक है। तो प्रचालन अधिशेष नहीं दे रखा होता तो बेटा 4 घटक होते हैं इसके। पहला होता है किराया और ब्याज, इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। किराया अलग होता है, ब्याज अलग होता है, यहाँ पे एक ही दे रखा है तो ठीक है। एक तो होता है बेटा किराया प्रचालन अधिशेष का, एक होता है किराया, एक होता है ब्याज, एक होता है लाभ और एक होता है रॉयल्टी। ये 4 घटक होते हैं अगर प्रचालन अधिशेष ना दे रखा हो। और लाभ के मैंने आपको बताया था, लाभ के अपने 3 घटक होते हैं। पहला जो होता है ये होता है निगम कर, दूसरा जो होता है वो होता है लाभांश, ठीक है। और अगला जो होता है वो होता है अवितरित लाभ या निगम बचत कहते हैं इसको, निगम बचत। तो अब आप देखिए किराया और ब्याज ये तो सीधा दे दिया 800। रॉयल्टी देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन में रॉयल्टी आपको कहीं भी देखने के लिए, पूरे क्वेश्चन में आपको रॉयल्टी कहीं भी आपको देखने के लिए जो है नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है ये तीनों घटक देखिए, लाभ के ये तीनों घटक दे रखे हैं, निगम कर, लाभांश और अवितरित लाभ। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको 460, 940, 460, 940 और 300। इनको आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है, ठीक है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 2000 और 200 कितना हो जाएगा 2200 प्लस इनको सबको जोड़ दीजिए 60 इसमें जोड़ेंगे 1000, 1400, 1500, 1600, 1700 और ये हो जाएगा आपका 2500, 2500 और 2000 4700 ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। ये हो गया, सब कुछ सीधा सीधा दे रखा है। एनडी घरेलू आय को क्या कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। घरेलू आय का मतलब होता है NDPAT-FC। हलवा क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, इतने टफ क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको 3 पार्ट में। धांसू न्यूमेरिकल के नाम से मैंने बना रखी है वीडियो, इतने टफ करा दी। ये हलवा क्वेश्चन NDPAT-FC निकालना है, सब कुछ गिवन है। बताओ ये आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसके आपको जो है इसको करने के आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये बेटा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके बी पार्ट में बोल रहा है उत्पाद का मूल्य और मूल्य वृद्धि में अंतर बताइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्पाद का मूल्य का मतलब, आप लिखेंगे कि जी उत्पाद का जो मूल्य होता है ना वो 3 चीज़ों का सम होता है। किस किस चीज़ का? पहला होता है बिक्री, दूसरा जो होता है वो होता है स्टॉक में परिवर्तन और तीसरा जो होता है वो होता है स्वयं उपभोग। ये आप लिखेंगे, ठीक है। उत्पाद का जो मूल्य है वो 3 चीज़ों का योग होता है, बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन और स्वयं उपभोग। ये उत्पाद का मूल्य होता है। जबकि आप लिखेंगे मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, आप लिखेंगे मूल्य वृद्धि जो होता है वो उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग, उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग इसके बीच का अंतर होता है। ये आप लिखेंगे मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि या बेटा वर्धित मूल्य ये एक ही चीज़ होती है, वर्धित मूल्य। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, GVA जिसको हम कहते हैं, GVAT-MP क्या है बेटा, यही मूल्य वृद्धि है, यही तो वर्धित मूल्य है। इसका मतलब होता है एक उत्पादक ने या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी है, इट्स कॉल्ड वैल्यू एडिशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये हो गया बेटा आपका। या इसके और में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पे एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन करने के लिए कारक लागत पर शुद्ध मूल्य मतलब NVAT-FC इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है। NVAT-FC ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है बेटा, पूरा का पूरा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इनफैक्ट आपकी मैंने जो वीडियो बना रखी है उसमें भी कराया है बेटा ये क्वेश्चन, अभी जो मैंने वीडियो अपडेट करी है। तो मैंने आपको क्या बताया कैसे निकलता है ये मैंने बताया कि भाई ये निकलता है उत्पाद का मूल्य और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। अब उत्पाद का मूल्य कैसे निकलता है, उत्पाद का मूल्य जो निकलता है बिक्री, स्वयं उपभोग
बिक्री, स्वयं उपभोग और स्टॉक में परिवर्तन, ये 3 चीज़ों से निकलता है, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, फिर मैंने बिक्री भी आपको बताया था, बिक्री भी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी घरेलू और एक होती है विदेशी, जिसको जो है निर्यात कहते हैं। ठीक है, और घरेलू में भी मैंने आपको बताया था कि परिवारों को बिक्री हो सकती है, फर्मों को बिक्री हो सकती है, सरकार को बिक्री हो सकती है, किसी को भी बिक्री हो सकती है। अब देखिए, अब इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व जब हम करेंगे, अगर मैं यहाँ पे GVA@MP अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट, बेटा आपको ध्यान रखना है, ये जो स्वयं उपभोग है, ये जो स्वयं उपभोग है ये यहाँ पे आएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद इसको यहाँ पे लिख दिया है बिक्री के पार्ट के अंदर, आपको इसको बिक्री के पार्ट के अंदर नहीं लिखना है, स्वयं उपभोग को यहाँ लिखना है उत्पाद के मूल्य पे। ठीक है, बिक्री के पार्ट के अंदर आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये वहाँ पे मेरे से जो है मिस्टेक हो गई है, वहाँ गलती हो गई है, इसको अलग लिखेंगे बिक्री से अलग। ठीक है, उत्पाद के मूल्य का ये पार्ट होता है, ये बिक्री का पार्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने वहाँ पे जो है गलती हो गई है। अच्छा, अब देखेंगे, मैं वहाँ पे चाहे तो कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे मैं कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बेटा GVA@MP इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे बिक्री, मेरे को यहाँ पे एक तो बिक्री चाहिए, स्वयं उपभोग चाहिए और स्टॉक में परिवर्तन चाहिए। ठीक है, तो बिक्री आप देखेंगे, बिक्री यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, घरेलू बाजार में बिक्री, सरकार द्वारा किसान से गेहूं की खरीद, मतलब किसान ने सरकार को बेचा, सरकार को बिक्री। ठीक है, तो देखो घरेलू बिक्री तो मुझे नहीं दे रखी, बिक्री के 2 पार्ट होते हैं, घरेलू और निर्यात, तो घरेलू भी नहीं दे रखी, इसके अलग अलग परिवारों को, फर्मों को और सरकार को, तो ये दोनों दे रखी है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक तो 6800 और एक 200, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 6800 और 200 इसको जोड़ दीजिए, तो आपकी घरेलू बिक्री निकल जाएगी। निर्यात जो है, निर्यात भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो ये हो गई आपकी बिक्री, निर्यात नहीं दे रखा, निर्यात को 0 मार दो, ये हो गया बिक्री। अब आ जाइए स्वयं उपभोग, स्वयं उपभोग कितना दे रखा है, ये देखो किसान के परिवार द्वारा स्वयं उपभोग दे रखा है 50, और स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन भी नहीं है 0, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा उत्पाद का मूल्य। और मध्यवर्ती उपभोग देख लीजिए, मध्यवर्ती उपभोग जो है वो भी यहाँ पे आपको नहीं दे रखा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 7050, ये आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है NVA@FC, तो मेरे पास क्या है GVA@MP है, कन्वर्जन कर लेंगे, मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, माइनस का डेप्रीसिएशन, VA ठीक है, FC निकालना है, माइनस का NIT। GVA@MP कितना दे रखा है 7050, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन जो है बेटा यहाँ पे ये लेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, पूंजीगत स्टॉक के रख रखाव पे वे, और NIT जो है वो यहाँ पे क्या लेंगे, ये देखिए टैक्स नहीं दे रखा, आर्थिक सहायता दे रखी है 20, तो 0 - 20, तो इसमें से जब आप इसको माइनस कर देंगे 7050 में से माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो 100 में से 20 गए, ये कितना हो जाएगा, देखिए 7050 माइनस 80, ये हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि 100 में से 20 गए 80, और 7050 में से 80 को माइनस कर देंगे 6970, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि उत्पाद का जो मूल्य है अगर वो ना दे रखा हो तो बिक्री, स्टॉक में परिवर्तन और स्वयं उपभोग, इन तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाता है। और अगर बिक्री भी ना दे रखी हो तो घरेलू और निर्यात, इसको जोड़ना पड़ेगा, घरेलू भी ना दे रखी हो तो बेटा आपका परिवार, फर्म और ये आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अब वो कह रहा है खा पार्ट में इसके कि भाई विदेशों से शुद्ध कारक आय के 2 घटक लिखिए। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसमें आपसे पूछ रहा है NFIA के घटक, आपसे बेटा क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है NFIA के घटक बताइए।
तो NFIA के घटक जो है, अभी तक ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मेरी नई वीडियोस जितनी भी है, ठीक है, आज ही मैं इसको पढ़ाऊँगा इस टॉपिक को। आज हमारी लास्ट क्लास है, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे आएगा। तो NFIA के जो घटक होते हैं कोई अलग घटक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारी का पारिश्रमिक, ये मैंने पहला घटक पढ़ाया था आपको, कर्मचारी का पारिश्रमिक। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए शुद्ध कर्मचारी का पारिश्रमिक, ये लिख दीजिए। मतलब कि हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों में जाकर जितनी इनकम अर्न करी है और दूसरे देशों के लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर जितनी भी इनकम अर्न करी है, अगर मैं उसका नेट निकाल लूँ तो वो NFIA का घटक बन जाएगा। दूसरा लिख दीजिए शुद्ध प्रचालन अधिशेष, ये लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, या आप इसको बेटा ये भी ध्यान रखना है, प्रचालन अधिशेष का दूसरा नाम क्या होता है, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, ये होता है प्रचालन अधिशेष का नाम। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही लिख के आता है, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो वो बोलता है उसके घटक बताइए, तो किराया, ब्याज, लाभ, लगान जो इसके घटक होते हैं वही संपत्ति तथा उद्यमशीलता के घटक हैं। तो शुद्ध प्रचालन अधिशेष का मतलब क्या हुआ, हमने दूसरे देशों में जाकर जितना ऑपरेटिंग सरप्लस अर्न किया है और दूसरे देशों के लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर जितना ऑपरेटिंग सरप्लस अर्न किया है, उसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो बेटा NFIA का घटक होता है, ठीक है। ये लिख सकते हो आप, इसके अंदर 2 घटक लिखने थे, ये 2 घटक मैंने आपको बता दिए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 घटक होते हैं, 3-4, तो ये बेटा आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर में कहता है 13 में कि जो खेतों के अंदर कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का यूज़ किया जाता है, तो इससे ठीक है कीड़े मकोड़े तो बन जाते हैं, लेकिन इससे हम लोगों की हेल्थ को हार्म पहुंचता है, ये हमारे लिए जोखिमपूर्ण है। तो हमें कोई दो अल्टरनेटिव बताने कि कीटनाशक दवाइयाँ कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कोई 2 ट्रेडिशनल पारंपरिक विधियाँ बतानी है, कि जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोग जो है क्या करते थे। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जी हमको जो है, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर एरिया है, पहला मेथड तो आप ये लिखेंगे कि वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स जो हैं, अलग अलग तरीके की बर्ड्स, पक्षियों को जो है रखना चाहिए, ताकि पक्षी हैं तो कीड़े मकोड़े अपना आप साफ़ हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो कीटनाशक दवाइयाँ ना यूज़ करें, उससे तो हार्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को उस एरिया में रखें जहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है, सबसे पहला पारंपरिक तरीका। दूसरा जो तरीका है वो है नीम के ट्रीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और नीम के ट्रीज़ के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है, अगर हमें कीटनाशक दवाइयों को यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ आपको इसके अंदर जो है लिखनी है। आजकल जो गवर्नमेंट है वो बेटा इस तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है, नीम के प्रोडक्ट और नीम के ट्रीज़, ताकि कीटनाशक दवाइयों का कम यूज़ किया जा सके, और इन दोनों ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए हम कीड़े मकोड़ों को जो है, कीड़े मकोड़ों का विनाश ट्रेडिशनली तरीके से कर सकें, तो वो जो है यहाँ पे लिखना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है कि जी कैसे हम कीड़े मकोड़ों को, जब ये कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह नहीं थी तो लोग कैसे भगाते होंगे कीड़े मकोड़ों को अपनी फसल को बचाने के लिए। तो भैया इसमें हमें जो है पक्षियों को रखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो कीड़े मकोड़ों का सफाया कर दें, खुद ही खा जाएं वो। और दूसरा नीम के ट्रीज़ और नीम के प्रोडक्ट। दूसरी में लिखा हुआ है बी पार्ट के अंदर 2 पॉइंट लिखने बेटा इसमें आपको। हाल ही के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कार्यबल के आकस्मिकरण की समस्या का अनुभव किया। ये समस्या केवल कोविड-19 के प्रकोप से बढ़ी है। तो आपको सबसे पहले जो है कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब पता होना चाहिए। कैजुअलाइजेशन का मतलब जो है क्या होता है। कह रहा है क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर जो है इनके दो नुकसानों पे जो है चर्चा कीजिए। तो बेटा आप सिंपल सी यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर का मीनिंग बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है।
ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, मेरी पुरानी वीडियोस अगर देखी हैं, तो आप मुझे सबसे पहले इसका मीनिंग बताएंगे। इसका मीनिंग जो है ये क्या होता है। 2 वर्ड है बेटा, एक होता है इनफॉर्मलाइजेशन और एक होता है कैजुअलाइजेशन। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप मुझे इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है। और इसके 2 नुकसान ये है बेटा, देखो कोविड के अंदर सिंपल सी बात है, लाखों लोगों की बेटा, करोड़ों लोगों की जॉब चली गई है। जीना जो है बेटा उनके लिए दुश्वार हो गया है, सर्वाइव करना जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। लेबर लॉ जो हैं उनको सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं पेंडेमिक की सिचुएशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है बुरी बात है, सबसे पहला नुकसान। दूसरा बेटा, जो भी गवर्नमेंट्स जॉब थी फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, उन्होंने तो अपना जैसा तैसा चलो इलाज करा लिया, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, ये आप इसके अंदर लिख सकते हो और इसका मीनिंग जो है ये आप बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। ये बेटा आप बना के लिख सकते हो, सिंपल सी बात है यार, जॉब चली गई हैं नॉर्मल लोगों की, ठीक है। अब तक जो है सर्वाइव कर रहे हैं लोग जॉब के लिए, तो उसके नुकसान लिखने हैं। दो नुकसान कोविड में लोग जॉब जाने के 2 नुकसान आपको बताने हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये है आपका पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा पेपर जो है सॉल्व करा दिया है, कैसे क्या करना है, किस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, न्यूमेरिकल कैसे करना है, थ्योरेटिकल कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरा जो है बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो गया बोल के, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं।